हेलो बच्चों, आज हम आपको 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेक्टर पहला टॉपिक भी है ना बुक में, वो डायमेंशन है, सब देखो, छोटे छोटे चैप्टर उनको पढ़ लेना अपने आप। वेक्टर पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबको पता होगा कि भाई दो तरह की क्वांटिटीज होती है ना, दो तरह की क्वांटिटीज हैं। एक होती है बच्चों स्केलर क्वांटिटी और एक होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है? देख, जिस क्वांटिटी के पास है ना, जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन ना हो, क्या ना हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे जिंदगी में आप कभी भटक गए, जब आपके पास डायरेक्शन ना हो, किस तरफ जाना है, क्या डायरेक्शन है, कुछ नहीं पता, तब क्या बन गए? स्केलर बन गए, है ना। क्या बन गए? स्केलर। जैसे आप बोलते हो कि भाई हमको 90% चाहिए, 90% चाहिए, पर आपको डायरेक्शन नहीं पता कि करना क्या है, बनना क्या है, होना क्या है, नहीं कुछ नहीं, 90। तो आप डिसाइड करो किस सब्जेक्ट में 90, कैसे 90, रास्ता क्या लेंगे, तब आप स्केलर से क्या बन जाओगे? वेक्टर, जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो। तो लाइफ में ना स्केलर नहीं बनना है, अपने को क्या बनना है? वेक्टर बनना है। ठीक है, सो वेक्टर इज एनीथिंग विच आल्सो हैज डायरेक्शन, और दोनों के पास एक चीज कॉमन है, वो है मैग्नीट्यूड। अब मतलब वैल्यू, वैल्यू तो होनी जरूरी है ना, किस चीज की वैल्यू तो हो। भाई 90 आना है, ये तो पता है दोनों को, है ना, इसको पता है कि कैसे कैसे आना है, पूरा रास्ता पता है। सो वेक्टर शुड ऑलवेज हैव डायरेक्शन एंड स्केलर क्वांटिटीज डोंट हैव डायरेक्शन, दे बोथ हैव मैग्नीट्यूड। कुछ बच्चों को करंट वाली कहानी फंसे होंगे, देखो वो टेंसर क्वांटिटी है ना, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, अभी सिर्फ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहा। तो आपको आगे एग्जांपल देके बताओ, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, क्या है, क्या है, क्या पढ़ा है तुमने स्केलर में? सोचो सोचो सोचो। मेरे ख्याल से तुमने ये क्वांटिटी शायद पढ़ ली हो, नहीं पढ़ी हो तो इस साल जरूर पढ़नी पड़ेगी, या पिछले साल पढ़ी होगी। वर्क, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं। जैसे मैंने बोला कि मैंने 10 जूल वर्क किया, तो 10 जूल वर्क किस डायरेक्शन में किया ये थोड़ी ना बताना है। मैं बताता हूँ कि 10 जूल की एनर्जी चली गई, इतना मेरा वर्क हो गया, इतना मैंने काम कर दिया। जैसे स्पीड पढ़ा होगा तूने, स्पीड, भाई स्पीड क्या होती थी? ऐसे लिखते थे कि नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड लिखते थे कि नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन पता है, बस ये पता है वैल्यू कितनी है इसकी, 10। तो ऐसी क्वांटिटी क्या बनती है? स्केलर क्वांटिटी, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? वैल्यू हो, जिनके पास डायरेक्शन नहीं हो। और कौन सी पढ़ी थी? डिस्टेंस पढ़ा है भाई। डिस्टेंस बोलते थे 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, पर 5 मीटर का डिस्टेंस किस तरफ कवर किया ये नहीं बताया। तो कैसी क्वांटिटी है ये सब? स्केलर। अब एक वेक्टर क्या है? डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन। तो फोर्स तो पढ़ा आपने, फोर्स के पास डायरेक्शन होता है कि नहीं? 5 न्यूटन लेफ्ट में लगी, 5 न्यूटन ऊपर लगी, तो फोर्स हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं, 5 न्यूटन ईस्ट, है ना, या 5 न्यूटन अपवर्ड। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या लगे? डायरेक्शन, उसको बोलेंगे वेक्टर। अच्छा और बता, और बता। वेलोसिटी पढ़ा है, स्पीड जैसा दिखता है ना उसका भाई, 5 मीटर पर सेकेंड, और टुवर्ड्स में मैंने बोल दिया वेस्ट, है ना, स्पीड का बड़ा भाई है ये। इसको क्या पता है? डायरेक्शन। और स्पीड के पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। जैसे डिस्टेंस के लिए अपने पास याद हो क्या? डिस्प्लेसमेंट, है ना। अपन बताते थे कि नहीं, 10 मीटर किधर चले अपन? नॉर्थ में चले। तो देख, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। ऐसी क्वांटिटी बच्चों वेक्टर, और बिना डायरेक्शन वाली क्वांटिटी। हाँ, तो अभी अपने और क्या पढ़ना है? अब अपने को पढ़ना है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ना, उसको कैसे बनाया जाता है। बनाना, है ना, बनाना, फल वाला बनाना नहीं, वेक्टर को बनाना। तो देख, वेक्टर को ऐसे ही बनाना, जैसे एरो बना, जैसे ये एरो बना है यही वेक्टर है ना। जैसे मैं बोलूं आपसे, ऐसे एक एरो बना दिया मैंने, और इस एरो की जो लेंथ है, क्या है, जो इसकी लेंथ है, वो रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। जो इसकी ये वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए 4 मीटर है, तो वो क्या बन गया? मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो के ऊपर ऐसे लगा है ना आगे, ये क्या बनाएगा अपने को? ये बताएगा क्या? डायरेक्शन। देख, बीच में फिर क्या बन गया? वेक्टर, है ना। तो वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक फोर्स है, कितना न्यूटन का, मान ले 100 न्यूटन का है, तो अब कहेगा कॉपी पे 100 न्यूटन नहीं बनेगा। अरे यार, तो यहाँ पे स्केल बनाना है ना, बोल देंगे अपन इतनी लेंथ कितनी है, मान लेते हैं 100 है, और इसके आगे ऐसे डायरेक्शन लगा दिया, अब ये बन गया फोर्स। अब देख, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमेशा ये बनाते हैं, है ना, सजाया जाता है, बनाया जाता है उनको बढ़िया सा। जैसे मैं बोलूं वेलोसिटी है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, है ना, तो एकदम 100% सही नहीं हुआ जब तक इसके ऊपर ये नहीं लगा दिया,
ये क्या है, वेक्टर के ऊपर जो भी क्वांटिटी वेक्टर है उनके ऊपर एक एरो लगा दो, और एरो क्या बता रही है खुद को, एक वेक्टर। लेंथ क्या है उसका, मैग्नीट्यूड, और ये ज़ूम जो बना ये क्या है, डायरेक्शन। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक्सलरेशन है, क्या चीज है, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। मान ले मैंने बोला एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स, तो ये गलत हो गया, क्यों, ये नहीं बनाया। अब आप बोलोगे इस बार ये बना, बस हो गया है, ठीक है ना। अब अपन ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बार बार थोड़ी ना उसके ऊपर ऐसे करके यू करो, ऐसे हो गया, बन गया, समझ आया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स है। तो क्या बनाना है हमको, वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। एक और बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लो लिखा है a इज इक्वल्स टू 4 या a के ऊपर एरो इज इक्वल्स टू 4, तो दोनों में डिफरेंस है। देखो ये जो a होता है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कभी a वेक्टर लिखा है तो ये क्या है, पूरा पूरा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। मॉड a रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, तो कहीं पे लिखा हो a या लिखा हो मॉड a, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और कहीं ये लिखा हो वेक्टर है तो ये क्या है, पूरा पूरा वेक्टर है। कई बार ऐसा ये डार्क सा सिंबल भी यूज होता है, तो ये भी किस लिए यूज होता है, फॉर वेक्टर। तो कहीं पे a लिखा हो, मॉड a लिखा हो, जैसे लिखा हो b इज इक्वल्स टू 4, तो मतलब जो वेक्टर b है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4, या तो ऐसे लिख लो मॉड b इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा एक लास्ट चीज कि वेक्टर में हेड टेल क्या होता है, तो ये वेक्टर है एरो, जो इसका पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं टेल, वेक्टर की पूंछ, और ये जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हेड। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, है ना, कितने विभिन्न प्रकार के वेक्टर्स होते हैं। तो देखो कितने होते हैं, अरे वेक्टर ले लो, वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, कोलीनियर, कोप्लेनर, कॉन्क्यूरेंट, जीरो, यूनिट। शुरू करते हैं कि दो वेक्टर बच्चों इक्वल कैसे हो सकते हैं। जैसे एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये बच्चों इक्वल तब होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। क्या सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर दो चीज से बना है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। जैसे मैं बोलूं एक वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है, एक ऐसे बना ली मैंने 5 मीटर पर सेकेंड किधर, ईस्ट में, और एक वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड साउथ, एक ऐसे बन गई 5 मीटर पर सेकेंड साउथ। तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है, नहीं, मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है पर इनका डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये होते हैं बच्चों कौन से वेक्टर, इक्वल वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम। फिर आया अनइक्वल वेक्टर, तो ये तो इजी यार, समझ रहा है तू, है ना, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए या तो डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए। जैसे ये दोनों देख, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग, तो इक्वल की अनइक्वल, अनइक्वल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, जैसे मान एक जिनका बस डायरेक्शन सेम है, खत्म, सिंपल यार। पैरेलल मतलब जिनका डायरेक्शन सेम, देख एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, कैसे हो गए, पैरेलल। अच्छा देख ये वेक्टर भी पैरेलल हुआ और ये वेक्टर भी पैरेलल हुआ, मतलब बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ना, बस डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जैसे मैं पूछूं दो पैरेलल वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो कितना एंगल बोलेंगे अपन, 0 डिग्री, है ना। टेल से टेल मिलाओ, टेल से टेल मिलाओ और चेक कर लो, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर, अब एंटी पैरेलल क्या, जैसे एंटी पैरेलल एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, हो गया एंटी पैरेलल, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ, मैग्नीट्यूड सेम हो थोड़ी ना, बस एंटी पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इनके बीच में एंगल कितना होता है एंटी पैरेलल वेक्टर में, 180 डिग्री। एक ऐसे भाग रहा है, एक ऐसे भाग रहा है, एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। फिर हमारे पास आया कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर, ये क्या होते हैं, वो वेक्टर जो सेम लाइन में फॉल करें, किसमें फॉल करें, सेम लाइन में, एक ही लाइन में आते जाएं, तो उनको हम बोलते हैं कोलीनियर। फिर क्या आया, कोप्लेनर, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेन क्या होता है, जैसे देख ये एक प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड का एक प्लेन, ये एक प्लेन है, मस्त एकदम, है ना। इस प्लेन में जो 2 वेक्टर फॉल कर जाएं, या जो 3 वेक्टर फॉल कर जाएं, या 4 वेक्टर फॉल कर जाएं, उनको हम क्या बोलेंगे,
प्लेनर वेक्टर, है ना। समझाया जाए इसको। जैसे मान मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये ऐसे बना लिया और दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, इस तरह से। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये दोनों कोप्लेनर हैं? तो देख कोप्लेनर हो गए, ये दोनों वेक्टर इस प्लेन के अंदर आ गए कि नहीं, आ गए कि नहीं। अच्छा बोल ऐसे है, तो देख यहां से कोप्लेनर है। अच्छा मान लिया ऐसे है, तो देख ऐसे कोप्लेनर है, यानी एक प्लेन के अंदर आ जाए। एक बात बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो वेक्टर दुनिया के हमेशा कोप्लेनर होते हैं, हमेशा। चेक करके देख लो। चलो ये देखो, इसको मैं एक को ऐसे लगाता हूं और एक को ऐसे लगा दिया। चलो अब बताओ है कि नहीं कोप्लेनर, हो गए कि नहीं कोप्लेनर। तो एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर। जितना भी करना चाहो कर लो, एक वेक्टर ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो। अभी भी देखो ये एक प्लेन में है, एक इस प्लेन में है कि नहीं, इस प्लेन में है कि नहीं। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर। अच्छा तीन वेक्टर की बात करें, चलो बात करते हैं। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। क्या ये तीन वेक्टर सेम प्लेन में है? बिल्कुल है। ये देखो इस प्लेन में तीनों आ गए। तो तीन वेक्टर क्या होते हैं? कोप्लेनर। हमेशा नहीं होते। देखो यहां डिफरेंट हो सकता है, दो वेक्टर ऐसे लिया, एक वेक्टर ऐसे लिया हमने। अब क्या ये तीनों कोप्लेनर हैं? देख ये दोनों तो कोप्लेनर, ये दोनों कोप्लेनर, ये दोनों भी कोप्लेनर, पर ये तीनों किसी एक प्लेन में एडजस्ट नहीं हो सकते। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे मान लो मैंने ऐसे कर लिया, अभी क्या ये कोप्लेनर है? ये दोनों कोप्लेनर, ठीक, ये दोनों कोप्लेनर, ये दोनों कोप्लेनर, पर तीनों किसी प्लेन में नहीं आ। अच्छा मान ऐसे कर लिया, एक दो तीन ऐसे, अब कोप्लेनर है। हाँ अब है कोप्लेनर, बढ़िया एकदम। ये देखो तीनों वेक्टर कैसे हो गए? कोप्लेनर। सो थ्री वेक्टर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। ओके, देन वी गो टू कॉनक्यूरेंट वेक्टर। कॉनक्यूरेंट वेक्टर, कॉनक्यूरेंट वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो कॉनक्यूरेंट वेक्टर बच्चों, कॉनक्यूरेंट मतलब एक्टिंग एट सेम पॉइंट, एक्टिंग एट सेम पॉइंट। तो ये बातें फोर्स के बारे में होती है जनरली, कि कैसी फोर्स है? कॉनक्यूरेंट फोर्सेस हैं। जैसे मान यहाँ पे एक बॉडी है, इसको मैंने इधर खींचा किसी फोर्स F1 से, तुमने इधर खींचा किसी फोर्स F2 से, किसी ने इधर खींचा फोर्स F3 से। तो ये तीनों फोर्सेस कैसी हो गई? कॉनक्यूरेंट, एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वी कम टू जीरो वेक्टर। अब ये क्या है? जीरो वेक्टर, वेक्टर जीरो, हाँ उसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो देख जीरो वेक्टर जो होता है ना, इसका डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी डायरेक्शन, इट कैन टेक एनी डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आई से द फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, रॉन्ग। द फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो वेक्टर, है ना। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी उनकी वैल्यू जीरो नहीं होती, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर का डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। भाई कोई चीज जीरो है, उसको जो चाहे वो डायरेक्शन बोल दो। मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट जीरो, किस तरफ? ईस्ट में। किस तरफ? साउथ में। कहीं भी बोल दो भाई, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो। फिर अपन आए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है जिस चीज की वैल्यू 1, यूनिट का मतलब जिस चीज की वैल्यू कितनी हो? 1, यानी इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या यूज है इसका? इसका एक ही यूज है फिजिक्स में, डायरेक्शन देना। क्या देना? डायरेक्शन। जैसे मैं आपसे बोलूं एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है कोटा से दिल्ली की तरफ, कोटा से दिल्ली की तरफ। तो क्या तुम्हें ये डिस्टेंस पता चलेगा? नहीं, तुम तो बोलोगे वेक्टर कैसा है? यूनिट। यानी कोटा से दिल्ली की तरफ डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बनाया जिसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो ये वेक्टर सिर्फ एक ही चीज तो बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, कोटा से लेके दिल्ली तक। जैसे मैं बोलूं एक यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में,
एक्स डायरेक्शन में, तो एक छोटा सा वेक्टर बनाया जिसकी वैल्यू कितनी है 1, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। सो द सोल पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर इज टू गिव डायरेक्शन। इसीलिए ये आया ही है फिजिक्स में, सिर्फ और सिर्फ क्या देने, दुनिया को डायरेक्शन देने, है ना, सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला वेक्टर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड द साइन फॉर यूनिट वेक्टर इज, बच्चों, द साइन फॉर यूनिट वेक्टर इज लाइक दिस, ए कैप। दिस इज द साइन फॉर यूनिट वेक्टर, ए कैप, है ना। लाइकवाइज आई कैन राइट एक्स कैप। एक्स कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। सपोज आई राइट वाई कैप, a unit vector in y direction. Okay, so this is what unit vector is. तो ये हो गया बच्चों अलग अलग तरह के वेक्टर। इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। अनइक्वल जो किसी भी तरह से इक्वल ना हो। पैरेलल वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम, एंटी पैरेलल डायरेक्शन अपोजिट। कोलिनियर सेम लाइन में, कोप्लेनर सेम प्लेन में। 2 वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर। 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। कॉन्करेंट वेक्टर एक्टिंग एट सेम पॉइंट। 0 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन आर्बिट्ररी। यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन फिक्स्ड हो। किस लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए। और उसका सिंबल क्या है, ए कैप, एक्स कैप या वाई कैप। अब अपन देखेंगे कि पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है ना। इसका चेहरा भी बन गया क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया, ठीक है। अब इस वेक्टर को मैं उठाकर यहाँ पे बना दूं, कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ। मैंने वेक्टर को क्या किया, उसकी लाइन पे पैरेलल शिफ्ट कर दिया। कैसे शिफ्ट किया, देख कैसे शिफ्ट किया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, कोई मिस्टेक नहीं है। जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे बना है, इसको मैं उठाकर यहाँ बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैसा शिफ्ट किया मैंने, पैरेलल शिफ्ट किया। जैसे मेरे किसी ने बोला यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, है ना, आप बोलो उसको बना दिया 10 न्यूटन का। अब इस फोर्स को मैं उठाकर यहाँ भी बना सकता हूँ और कितना लिख दूंगा अभी भी 10 न्यूटन। हाँ देख, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, फोर्स उसी बॉडी पे लगेगा। ये नहीं कि उठा के दूसरी बॉडी पे लगा दिया है। क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान यहाँ पर एक बॉडी है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, वही एग्जाम्पल लेता हूँ, कितना 10 न्यूटन का। अब इसको शिफ्ट करके आप यहाँ बना सकते हो कि फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन। अभी भी कैसा शिफ्ट हुआ, पैरेलल शिफ्ट हुआ, अपनी लाइन पर पैरेलल। ऐसे उठा के ऐसे भी रखा जा सकता है, पर उसी बॉडी पे रहे फोर्स है। जैसे डिस्प्लेसमेंट से कोई दिक्कत नहीं, उसको उठाकर शिफ्ट कर दो। फोर्स में ये बात इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट तुमने बोला यहाँ पे हुआ 5 मीटर, तो इसको अपन उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं, कितना 5 मीटर, कोई गलती नहीं है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, पैरेलल। हाँ, तो अब पढ़ेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर के बीच में क्या एंगल है। सुनने में बड़ा इजी लग रहा है। जैसे इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो बोलोगे 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, बोलोगे 120 डिग्री। इनमें बोलोगे 60 डिग्री, इनमें बोलोगे 150। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। देख, हर वेक्टर अलग अलग तरह से है, तो देखो सब अलग अलग तरह से दिख रहा है। यहाँ कुछ मिल रहा है, यहाँ कुछ मिल रहा है, यहाँ कुछ मिल रहा है, ऐसे नहीं। पहले वेक्टर को जोड़ो टेल से टेल, टेल से टेल, और हेड से हेड। या तो टेल से टेल मिला या तो हेड से हेड मिला, तब काम बनेगा, ठीक है। कैसे मिला है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ा था अभी, वो करना है। ये देख, 2 वेक्टर ए और बी टेल से टेल मिले हुए हैं, बढ़िया एकदम मस्त। तो एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर, 90 डिग्री। कैसे मिले हुए हैं, टेल से टेल। अब ये 2 वेक्टर ए और बी देख, क्या ये टेल से टेल या हेड से हेड मिले हैं, नहीं। तो इनको मिलाएंगे तो पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो मैंने बी को थोड़ा ऐसे ऊपर बना दिया, ये तो अलाउड है ना, वेक्टर को पैरेलल उठा के ऊपर कर लेना। अब देख, टेल से टेल मिल गया, ये 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना 60 डिग्री। तो इन 2 वेक्टर में एंगल कितना है 60 डिग्री। क्या हम ए को नहीं मूव कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो वेक्टर बी है, ए को मैं पीछे ले आया, है ना, इस तरफ मूव किया, पीछे की तरफ कर दिया। अब देख कैसे मिल गए दोनों वेक्टर, कैसे मिल गए, हेड से हेड मिल गए कि नहीं। ए को पीछे लिया यहाँ पे ऐसे, तो हेड से हेड। अभी भी ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। समझ में आया, तो या तो टेल से टेल या तो हेड से हेड। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, बी और ए, अब ये किससे मिले हुए हैं, हेड से हेड। तो आंसर कितना हो गया, सीधा सीधा 60 डिग्री, खत्म, इजी। अब अपन से 4th वाला क्वेश्चन आया। अभी क्या हेड से हेड या टेल से टेल मिले हैं, नहीं। तो टेल से टेल मिला, इसको ऊपर उठाया मैंने,
और ऊपर बना लिया, इस बी वेक्टर को उठाकर ऊपर बना लिया यहां पर। अब ये 150, तो ये बचा हुआ कितना 30 डिग्री। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 30 डिग्री। दूसरी तरह से करके दिखाएं, ये देखिए बी वेक्टर और ए वेक्टर को पीछे स्लाइड करके मैं यहां ले आया, पैरेलल शिफ्टिंग ऐसे। तो बच्चों ये एंगल है कितना 150, दिस विल बी 30 डिग्री। ठीक है, तो या तो हेड से हेड या तो टेल से टेल मिलाओ। एक बढ़िया क्वेश्चन करें इस पे। मान लिया अपने पास वेक्टर है ए, अपने पास वेक्टर है बी और अपने पास वेक्टर है कोई सी 30 डिग्री पे, और अपने पास कोई वेक्टर है डी 60 डिग्री पे। अब हमसे कहा फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, ए मतलब जितने भी पेयर हैं यार, समझ रहा है, सब पेयर में हमें क्या बताना है एंगल। तो एक काम करें ना, इनकी पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, इस पॉइंट पे सारे वेक्टर को लेके आते हैं। ए को ऐसे जूम, ये बन गया वेक्टर ए, बी को उठा के जूम, ये बन गया वेक्टर बी, सी को ऐसे उठा के जूम, ये बन गया वेक्टर सी, डी को ऐसे उठा के जूम, ये बन गया वेक्टर डी। अरे हो गया, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। अब पूछ ले किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल, देख सारे वेक्टर मैंने कैसे मिला दिए, टेल से टेल मिला दिए। यहां नहीं समझ में आ रहा था किसमें क्या एंगल, यहां कैसे मिल गया सब, टेल से टेल। अब देख ए और सी के बीच में एंगल 30 डिग्री, ए और बी के बीच में 90 डिग्री, सी और डी के बीच में 90 डिग्री, डी और बी के बीच में, तो ये होगा 90, टेढ़ा हो गया ना, और 60 कितना 150 डिग्री है ना। डी और ए के बीच में 30 और 90 120 डिग्री। तो इस तरह से किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाला जा सकता है। ध्यान रखना है कि उसको टेल से टेल या हेड से हेड मिलाना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने आप एंगल अज्यूम मत करना, पहले टेल से टेल या हेड से हेड मिलाना। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी एंगल हो ये 180 से लेस हो और 0 से बड़ा हो, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या तो एग्जैक्ट 0 या उससे बड़ा, या तो एग्जैक्ट 180 या उससे छोटा। 180 से बड़ा एंगल नहीं होना चाहिए दो वेक्टर के बीच में, याद रहेगा। कोई भी आया, जितने एग्जाम्पल किए कभी 180 से ऊपर आया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इनके बीच में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा 300 डिग्री। अभी देखो ये एंगल भी टेल से टेल मिलाने पे आया है। अब बात पकड़ में आई, ये एंगल भी कैसे आया, टेल से टेल, और ये भी कैसे आया है, टेल से टेल। तो कौन सा एंगल लेना है बच्चों टेल से टेल मिलाकर, स्मॉलर एंगल। कौन सा, स्मॉलर एंगल विच इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखनी ये बात। जैसे यहाँ पे ए और बी के बीच में, ये देखो यहाँ पे बी और ए ऐसे है कि नहीं, ये एंगल भी तो इन्हीं के टेल से टेल के बीच में है, कितना 270 डिग्री। ये 90 है ना, तो कितना होगा 270, पर 270 नहीं लेना क्योंकि ये 180 से बड़ा है। अब आगे बात है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब दो वेक्टर दिए, उनको जोड़ो घटाओ। तो पहला मेथड कौन सा है, हेड टेल मेथड, है ना। जयवीरू, शोले देखा है तुमने कि नहीं देखा है, पहले ये बताओ। नहीं देखा, पहले जाके शोले मूवी देखो, बहुत अच्छी मूवी है, फिर पढ़ने आना, ठीक है। तो यार जयवीरू क्या करते हैं कि हेड एंड टेल करते हैं कि नहीं, और टॉस करते हैं कि भाई बसंती किसकी होगी, भाई लड़ने कौन जाएगा गब्बर से। तो हमेशा क्या करते हैं, टॉस करते हैं। टॉस में भाई चीटिंग हो रही है, तुम्हारे जैसा था, अमिताभ बच्चन से बना एकदम तुम्हारे जैसा चीटर एकदम एकदम हो गया। तो जयवीरू मेथड और हेड टेल मेथड क्या होता है, बातें नहीं करेंगे। तो हेड टेल मेथड में क्या है कि मान लो दो वेक्टर को जोड़ना है। एक बंदा है वो 3 मीटर चला ईस्ट को, उसके बाद मुड़ गया और किधर चला गया, 4 मीटर चला गया नॉर्थ को, है ऐसे क्यों चल रहा है, क्वेश्चन बनाने के लिए बढ़िया सा, ठीक है। तो 3 मीटर ईस्ट चला, 4 मीटर नॉर्थ। अब मैं पूछूं बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप बताओगे ये डिस्प्लेसमेंट है, बिना ये जाने की हेड टेल मेथड क्या था। यही तो है हेड टेल मेथड, क्या कि पहले वेक्टर को ऐसे बना लो जैसे बना है, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से जोड़ो, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर किससे जोड़ दो, हेड से जोड़ दो। और जब आंसर निकालना हो, क्या निकालना हो, आंसर। आंसर को ना वेक्टर में एक नया नाम देते हैं, रिजल्टेंट। क्या है रिजल्टेंट, कुछ नहीं आंसर है। दो वेक्टर को जो जोड़ के आ रहा है ना उसका नया नाम है रिजल्टेंट।
तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, बड़ा ध्यान से सुनना। पहले वेक्टर की क्या उठा लो, टेल। पहले वेक्टर की टेल उठा लो और आखिरी वेक्टर का हेड उठा लो, है ना। लास्ट जो वेक्टर है उसका क्या उठा लो, हेड उठा लो और जोड़ दो टेल से हेड की तरफ। पहले की टेल और आखिरी का हेड। बड़ा कंफ्यूज हो गया, देख वही तो किया है वहां पे। जैसे मान लो हमें दो वेक्टर को जोड़ना है, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, तो बना दिया मैंने जुड़ा हुआ। जैसे मान लो ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, जोड़ना है, ठीक है। ये मान लो 2 मीटर, ये मान लो 3 मीटर। तो कैसे जोड़ोगे, इसको बना लो 2 मीटर। अब पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ दो ऐसे। ये सेकंड वेक्टर क्या जोड़ दिया मैंने, टेल। आप बोलोगे कैसे किया, पैरेलल शिफ्टिंग पड़ेगी नहीं, अपन ने शिफ्ट तो कर ही सकते हैं, शिफ्ट करके यहां लगा दिया। तो पहले के हेड से दूसरे का टेल। फिर क्या निकालना है अपन को, आंसर मतलब वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 दोनों को ऐड करना है, ऐसे लिखते हैं। आंसर निकालना है तो आंसर के लिए पहले का क्या लेना पड़ेगा, देख पहले की टेल और आखिरी वेक्टर जो लास्ट वेक्टर है उसका हेड, और इसको उठाकर ऐसे जोड़ दिया। बोला है, एक एग्जांपल और लेता हूं, बहुत सुंदर सा, ठीक है। तो क्या है एग्जांपल, हाँ, तो एग्जांपल ये है कि मान लो एक ट्रैकिंग टीम बनी हुई है, ठीक है। ट्रैकिंग टीम वो होती है पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम पॉइंट ए से चलेंगे पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट बी पे अगर बर्फ गिरेगी तो हम जाएंगे पॉइंट सी की तरफ। पॉइंट सी पे अगर हमें भालू मिलेगा तो हम जाएंगे पॉइंट डी की तरफ। ये बनाया उन्होंने। एक बंदे ने आया और पूछा, लास्ट में जो उसका बॉस था उसने पूछा, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो, इनिशियल पोजीशन से कहां तक जा रहे हो। तो कैसे करेंगे, देख ए से बी गए, एरो बन गया, सही है। अब बी वेक्टर की, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर की टेल को इस वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया, सही है। फिर अगला वेक्टर जोड़ना है, कहां से कहां गए, सी से डी गए, तो इस वेक्टर की फिर से टेल को इस वेक्टर के हेड से, तो हेड से टेल, इसीलिए नाम पड़ा हेड टेल मेथड। अब आंसर क्या आएगा, आंसर मतलब रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट की तलाश है। और रिजल्टेंट क्या होगा कि फर्स्ट वेक्टर का क्या उठाना है अब हमको, टेल, और लास्ट वेक्टर का क्या उठाना है हमको, हेड, और उनको जोड़ देना है। ये हो गई फर्स्ट वेक्टर की टेल, ये हो गया लास्ट वेक्टर का हेड, और इसको जोड़ दिया और बॉस को आंसर दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट है, जहां जहां जाओ, बर्फ गिरे, भालू है, जो किया, ये है। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है, देखिए एक टीम बनी, ठीक है, 4-5 लोग की टीम है और वो माउंटेन के ऊपर इधर उधर घूम रही है। तो उस टीम का प्लान है कि हमें पहाड़ ए से पहाड़ बी की तरफ जाना है, जो कि रास्ता है हमारा, मान लेते हैं 4 मीटर का, ठीक है। फिर हमें पहाड़ बी से पहाड़ सी की तरफ जाना है, जो कि रास्ता है कितना, 3 मीटर का। फिर पहाड़ सी से हमें पहाड़ डी की तरफ जाना है, पहाड़ हैं अलग अलग तरह के, ये कितना दूर है, फिर से मान लेते हैं 4 मीटर। और पहाड़ डी से पहाड़ ई की तरफ आना है, ये कितना रास्ता है, फिर से 3 मीटर। तो अपन चलते गए ऐसे करके हो गए है ना, बढ़िया एकदम कहीं से कहीं पहुंच गए। अब बॉस आया, बॉस ने बोला, ये बताओ, ये सब तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कहां से कहां जा रहे हैं। तो आप बोलोगे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, आप बोलोगे ए पॉइंट से ई पॉइंट आ रहे हैं, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। देखो कौन सा मेथड लगाया हमने, हेड टेल मेथड। देखो इसका हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ा, दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर की टेल से जोड़ा, तीसरे वेक्टर का हेड चौथे वेक्टर की टेल से जोड़ा। और जब रिजल्टेंट चाहिए था, जब हमें रिजल्टेंट चाहिए था, रिजल्टेंट मतलब जो आंसर है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर का क्या उठा लिया बच्चों, टेल, और आखिरी वेक्टर का क्या उठा लिया, हेड, और पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर का हेड जोड़ दिया। तो कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, कितना आंसर आया। तो देखो ये बनेगा डायग्राम ए, और ये रहा ई, ये पूरा कितना हो जाएगा, 4 और 4 इधर चले, कितना हो गया 8 मीटर, 3 और 3 इधर चले, कितना हो गया 6 मीटर। अब ये आंसर निकाला जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, ये 90 डिग्री है। अपन बोलेंगे h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, h कितना आ गया 10 मीटर। तो बॉस को अपन आंसर दे देंगे कि आखिरी आंसर क्या है, 10 मीटर चले इस तरफ, ए से ई की तरफ। तो बढ़िया मेथड है ना, लंबे लंबे वेक्टर को ऐड कर सकता है। छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देख प्रॉब्लम ये है कि मान एक वेक्टर ऐसा हुआ और अगला वेक्टर ऐसा हो गया। अब मैं बोलूं जोड़ो, तो तुम बोलोगे ये आंसर है, पर अब पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं रहा।
तो हेड टेल मेथड छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए लगा सकते हैं, प्राइमरी लेवल के लिए सही है। हाँ, बहुत अच्छे एनालिटिकल प्रॉब्लम में कंसेप्ट बनाने के लिए भी सही है, पर ऐसा जब क्वेश्चन फंस जाए, जब एंगल चेंज हो जाए, तब हम हेड टेल मेथड। हाँ बच्चों, क्या वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव है? कम्यूटेटिव का मतलब क्या a प्लस बी को हम b प्लस a लिख सकते हैं? आप वो कैसी बात कर रहे हैं, तो बहुत कॉमन चीज है। नहीं, वेक्टर में सब चीजें मायने रखेंगी। और करके देखते हैं। मान लो ये हो गया वेक्टर a और मान लो ये हो गया वेक्टर b, तो आंसर कैसे आएगा? आंसर आएगा कैसे? पहले की टेल से आखिरी के हेड को इस तरह से जोड़ देने की, तो ये आया आंसर r। ठीक है, बढ़िया। तो हमने बोला जब वेक्टर a में वेक्टर b जोड़ा तो आंसर कितना आया? r आया। बहुत बढ़िया। अब b में जोड़े, b में मतलब पहले b और फिर a, तो क्या किया जाए? देख, b वेक्टर को मैं यहां पे ऐसे बना सकता हूं। क्या किया जाए आपने? पैरेलल शिफ्टिंग, b को उठा के पैरेलल शिफ्ट करके इधर रख लिया और a वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके इधर रख लिया। ये सही है। a वेक्टर यहां से यहां पहुंच गया, ऐसे सही है। पैरेलल शिफ्ट किया मैंने। अब देखिए क्या बन गया? वेक्टर b प्लस वेक्टर a। वेक्टर b पहले आया, इसकी हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा। अब आंसर क्या होगा? पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर का हेड। सेम आंसर है, मतलब जब अपन ने b प्लस a किया तो भी आंसर कितना आया? r। तो इसका मतलब a प्लस b को हम लिख सकते हैं b प्लस a, यानी वेक्टर का एडिशन कैसा है? कम्यूटेटिव है ना। अपन इधर से चले हैं, अपन उधर से चले हैं, बात क्या होगी? सेम।